हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, फ्रिक्शन। तो आइए देखिए फ्रिक्शन में क्या है। तो देखिए, यू माइट हैव बीन सीन ए ड्राइवर ऑफ ए कार और ए ट्रक स्लो डाउन द व्हीकल एट ए ट्रैफिक सिग्नल। यू टू स्लो डाउन योर व्हीकल वेन एवर नीड टू अप्लाई ब्रेक। हैव यू इवन थॉट वाई ए व्हीकल स्लो डाउन वेन द ब्रेक आर अप्लाइड। यानी कहने का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है बुक में कि जब भी ये कोई भी आप ट्रक को देखते हैं या फिर कोई भी गाड़ी को देखते हैं, अगर वो ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता है तो रुकने के लिए वो ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद आपको जरूरत पड़ता है कभी कभी तो आप भी अपने गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो आखिर ये है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैव यू इवन थॉट वाई व्हीकल स्लो डाउन व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड। यानी ये सोचने वाला बात है कि किसी भी चीज को रोकने के लिए हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आखिर ब्रेक अप्लाई करने से कोई भी चीज रुक कैसे जाता है। ठीक है, यानी बुक में कह रहा है कि जब भी आपको जरूरत पड़ता है तो ट्रक, बस या आपका साइकिल, उससे आप जा रहे थे तो उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर ब्रेक अप्लाई करने पे वो चीज रुक कैसे जाता है। ठीक है, नॉट एनी व्हीकल any object move over the surface of another surface object slow down when no external force is applied on it, finally it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stop after some time। यानी बोल रहा है क्या कि आप ये भी देखते होंगे, सिर्फ आपको गाड़ी या कार ये सब नहीं, आप देखते होंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी सरफेस पे उसको हम मूव करा रहे हैं, मूव कराते हुए उसको हम छोड़ दें, यानी उसके ऊपर फोर्स हम अप्लाई नहीं करें, तो कुछ समय तक बाद वो जाने के बाद रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बॉल, एक बॉल को इस सरफेस के ऊपर ऐसे रोल करा दें तो वो थोड़ा दूर जाने के बाद क्या होगा, आपको रुक जाएगा, है कि नहीं। वो बॉल जो होता है थोड़ा दूर जाने के बाद रुक जाएगा। जैसे ये बॉल है आपका, इस बॉल के ऊपर में हम मानते इसको गुड़का दे, एक बार छोड़ दें, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड सपोज। तो यहाँ जाने के बाद कुछ समय के बाद यहाँ से ए से हम गुड़काएं, बी पे जाते जाते ये रुक गया। तो आखिर बॉल को हम रोल कराते हैं तो कुछ समय के बाद वो जाकर के यहाँ रुक क्यों जाता है, वो लगातार मूव क्यों नहीं करते रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाँ उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, वेन डू वी स्लीप वेन वी स्टेप ऑन द बनाना पेल डिफिकल्ट टू वॉक द स्मूथ एंड वीट फ्लोर। यानी आपको जो होता है, जब भी हम बनाना यानी केले की छिलकी पे अगर पैर पड़ जाता है तो हमारा पैर जो होता है स्लिप क्यों कर जाता है। तो ये सब सारा क्वेश्चन है। यानी इस पैराग्राफ में आपको इस पैराग्राफ जो बताए हैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये पैराग्राफ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हम यहाँ पे किसी भी कोई भी चीज को रोकने के लिए हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आखिर ब्रेक अप्लाई करने से कोई रुक कैसे जाता है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे सरफेस पे चल रहे हैं तो अगर केले के छिलके हमारे पैर के नीचे गिर जाए तो हम गिर क्यों जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स लगाना बंद कर दे, कुछ समय जाने के बाद रुक क्यों जाता है। ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे इस पैराग्राफ में, जिसका आंसर हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ लेना शुरू करते हैं। ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए आइए, जब टॉपिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है आगे की ओर मूव करना स्टार्ट करता है, मानते फोर्स अप्लाई करते हैं, इस बॉडी पे मूव करने के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉडी के ऊपर में एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है ना, ये बॉडी अगर आगे की ओर मूव कर रहा है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं F,
और ये बॉडी आगे की ओर मूव कर रहा है, तो इस बॉडी के ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं। इस फोर्स को बोलते हैं क्या? फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हम नहीं अप्लाई करते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स नेचुरली किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगना स्टार्ट हो जाता है जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाया करते हैं एफ। अगर बॉडी आगे की मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, उस फोर्स को बोलते हैं क्या? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। यानी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से डेवलप होता है, क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम एक एक करके फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये चीज याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में ये बॉडी है, इस पे फोर्स इधर लगाए तो बॉडी इधर मूव किया, तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगना स्टार्ट होगा? फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट होता है। यानी याद कर लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मूव करने के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगता है। आइए कुछ एक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने हद से समझेंगे। तो देखिए एक्टिविटी 12.1, इसमें बोल रहा है जेंटली पुश ए बुक ऑन द टेबल, यू ऑब्जर्व दैट it stop after moving for some distance. Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? Can you think an explanation? Can you say that force must be acting on the book opposite direction of its motion? This is force called force of friction. यानी देखिए इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, देखिए ये कोई बुक है, इस पे आप इधर फोर्स अप्लाई किए, जैसे कि सपोज कीजिए कहाँ गया, हाँ देखिए जैसे कि सपोज कीजिए ये बुक है, मान लेते हैं बुक है, इस पे इधर फोर्स अप्लाई किए, यहाँ हमारे देखिए गौर से एक बार देखिए, इसको ऐसे लगाएं, यहाँ हमारे ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया। अब देखिए इसको हम अब इसको हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ जाके स्टॉप हो गया है कि नहीं? यानी दोनों ही हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब भी ये यहाँ से जाके यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, और इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब भी ये यहाँ से यहाँ आकर के स्टॉप हो रहा है। यानी कहने का मतलब है क्या कि यदि कोई बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कीजिएगा तब भी वो कुछ दूर जाने पे यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और अगर बाय द वे बॉडी को इस डायरेक्शन में इधर फोर्स अप्लाई कीजिएगा एफ, तब भी ये यहाँ जाकर के आपको क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। आखिर क्यों? यानी फोर्स इधर से लगाएं तब भी यहाँ जाने के बाद स्टॉप हो गया, फोर्स इधर से लगाएं तब भी यहाँ जाने के स्टॉप हो गया। यानी लेफ्ट से फोर्स अप्लाई कीजिए, राइट से फोर्स अप्लाई कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी को स्टॉप होना है। आप लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कीजिए या राइट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी को रुकना है। क्यों रुकना है भाई? इसीलिए कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो आपके फोर्स तो बॉडी इधर मूव करेगा, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई होना पड़ेगा? आपका फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। और आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी इस तरफ मूव करेगा, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। यानी आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान सुनिएगा, आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर में, उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड इस पे करता है, ये इस पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मान लेते हैं कि राइट से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कीजिएगा, बॉडी अगर राइट डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, और अगर बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में जाए तो फ्रिक्शन फोर्स राइट में लगेगा। यानी फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता है। आप बॉडी पे फोर्स किधर भी लगाइए तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। इसीलिए बोले थे हम यहाँ पे समझाए आपको कि फोर्स के बॉडी के मूव करने के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आपको ये अप्लाई होता है। बॉडी इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर,
और बॉडी अगर इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यानी एक्टिविटी 12.1 जो हम लोग पढ़े अभी, इस 12.1 से यही समझ में आता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ से किताब को फेंके, ये यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से इसको फेंके या यहाँ पे आया, यहाँ से था इसको खींचे तो इधर आया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। दोनों ही केस में बॉडी स्टॉप हो रहा है। क्यों? फ्रिक्शन, एक बार फोर्स हम इधर लगा रहे, एक बार फोर्स इधर लगा रहे, दोनों ही केस में स्टॉप हो रहा है। कि फोर्स इधर लगा रहे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, आप फोर्स इधर लगा रहे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। सिंपल बात है। You show that if you apply the force of along the left, friction force act on the right. देख रहे हैं यहाँ पे, अगर लेफ्ट फोर्स अप्लाई करें तो फ्रिक्शन फोर्स राइट में लगेगा, एंड इफ यू अप्लाई द फोर्स along the right, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन, और राइट फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लगेगा। इन बोथ केस फ्रिक्शन फोर्स opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. यानी कहने का मतलब है क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। In the above activity, the force of friction act between the surface of the book and surface of the table is friction force same for all the surface. Thus it depends upon the smoothness of the surface. Let us find out. अब तो ये से समझ में आ गया हमको इस एक्टिविटी से, एक्टिविटी 12.1 से, कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब देखिए क्या फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के रफनेस पे डिपेंड करता है क्या? तो आंसर है यस, फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे रफनेस पे डिपेंड करता है। चलिए इस बात को डिस्कस करने के पहले हम आपको कुछ बात समझा देते हैं, ठीक है? वो क्या बात है, सो देखिए, ये बॉडी है, इस सरफेस पे है, आप एफ फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन फोर्स एफ आर पीछे की ओर लगा। आखिर क्यों एफ आर फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा? तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, ध्यान समझिए। ये जो सरफेस है, ये दो सरफेस, ये आपको जो था फ्लोर है, ये फ्लोर है, और ये आपको बॉक्स है, बॉक्स के नीचे का सरफेस और ये फ्लोर, क्या परफेक्टली स्मूथ होता है क्या? देखिए अगर हम बात करें इसका सरफेस और इस किताब का सरफेस, क्या परफेक्टली स्मूथ है क्या? इसका सरफेस, किताब का सरफेस, ये तो दिखने में ये रफ लग रहा है। चलिए हम इसको उठा के लाते हैं, बताइए इसका सरफेस रफ है या नहीं है? आप बोले नहीं सर एकदम पतला, एकदम ये है, चिकना है, ये रफ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रफ है। इसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इसमें बहुत सारा रफनेस आपको दिखेगा, ठीक है? तो देखिए ये जो फ्लोर है, ये जो आपको फ्लोर है, ये दिखने में एकदम स्ट्रेट लग रहा है, लेकिन एक्चुअली कैसा होता है, ऐसा होता है, रफ होता है। इसे बहुत सारा आपका कांटा टाइप का ही बना रहता है, आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है वो भी कैसा होता है, नीचे का सरफेस, ये वाला सरफेस, यहाँ वाला, ये भी रफ होता है। तो देखिए इसका ये जो खांच बना हुआ है और इसका जो खांच बना हुआ है, ये दोनों आपस में जाकर के फंस जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग बोलते हैं। एक दूसरे में जाके अटक जाता है ये चीज, इसको बोलते हैं क्या, इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो इसका सरफेस और इसका सरफेस दोनों आपस में जाकर के चिपक जाता है आपको, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। और अगर हम यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग जो होता है वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है? लेकिन जब तक हम लार्ज फोर्स अप्लाई नहीं करें तब तक क्या होगा, ये बॉडी जो होता है इस इंटरलॉकिंग को तोड़ नहीं कर पाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या होता है एक्चुअली, फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या है, ये जो इंटरलॉकिंग होता है एक दूसरे सरफेस, ये देखिए एक सरफेस ये है आपका, एक सरफेस ये है आपका, इसी बीच में दूसरा सरफेस आकर के इसके बीच में जाकर के फंस जाता है ऐसे, और एक दूसरे को पकड़ लेता है, इसको बोलते हैं क्या, इंटरलॉकिंग बोलते हैं। और इसी इंटरलॉकिंग के कारण ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के बाद भी मूव नहीं कर पाता है। यही इंटरलॉकिंग जो होता है फ्रिक्शन फोर्स आपको बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करता है। और अगर आप लार्ज फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई कीजिएगा तब ये ऑब्जेक्ट इंटरलॉकिंग से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि देखिए हम ये यहाँ ऑब्जेक्ट रखवा, इस पे फोर्स रियल में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये क्या मूव कर रहा है क्या, नहीं। लेकिन अब फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव किया, कैसे,
पहले फोर्स अप्लाई करे तो क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि पहले जिसके पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इसकी इंटरलॉकिंग, इसकी और ये कॉपी के बीच में जो सरफेस है उसके बीच में जो इंटरलॉकिंग है उसके रिस्पेक्ट में ये फोर्स कम है, इसलिए ये मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम लार्ज फोर्स अप्लाई किए तो इस केस में ये मूव किया, क्योंकि ये जो कॉपी है इसके बीच का इंटरलॉकिंग उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी मूव करेगा। तो मेनली फिर से आपसे कोई भी पूछेगा कि आखिर फ्रिक्शन फोर्स कैसे जनरेट होता है, उसका एक ही आंसर है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है बाय द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेस। देखिए अब इस बात को हम एक्टिविटी 12.2 में देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आप एक्टिविटी 12.2 में देखिए, टाई ए स्ट्रिंग अराउंड द ब्रिक। ब्रिक मतलब ईटा, एक ईटा ले लेंगे, ये ईटा है, इसके ऊपर से एक धागा बांध देंगे। ये ईटा है, इसको पकड़ के हम ऐसे खींचेंगे। हम इस ईटा में धागा बांध दिए और ये ऐसे इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे। इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो आगे ऐसे बढ़ेगा हमारे साथ में, ठीक है। तो वही बोल रहा है, टाई ए स्ट्रिंग ए ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय द स्प्रिंग बैलेंस, you need to apply some force. No doubt the reading of the spring balance when the brick just being to move. It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor. ठीक है। अब देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी दो सरफेस में आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल पाइएगा? ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी दो सरफेस में कितना अप्लाई हो रहा है वो आप कैसे निकाल पाइएगा? ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये ब्रिक हो गया, इसमें ईटा बांध दीजिए, इसको इस फ्लोर के ऊपर रख करके इसको खींच रहे हैं। आप खींच रहे हैं तो आप ये पीछे के क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, है कि नहीं? आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जा रहा है और एक समय आएगा कि ये फोर्स जो होता है सफिशिएंट हो जाएगा कि ये बॉडी आगे की मूव कर सके। ठीक है ना, उस फोर्स को हम नोट कर लेंगे। ठीक है ना, F उस समय क्या होगा, F FR के बराबर हो जाएगा। तो अगर मानते कि आप 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट लग रहा है कि अब चल जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। ध्यान सुनिए, अगर सपोज कि 10 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई कर दे रहे हैं तो उसके बाद लग रहा है कि हल्का सा खिसक जाएगा, आगे बढ़ने लगेगा, तो वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। आप बोले सर ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर क्यों होगा? तो आखिर फ्रिक्शन ही फोर्स ना इसको रोक रहा आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये बॉडी जो होता है मूव करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो ये बॉडी मूव कर जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, तो बॉडी चलने को होगा, यानी एकदम उसके बाद थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फोर्स जो होता है मेजर करते हैं फ्रिक्शन फोर्स कहीं पे। तो इस तरीके से हम किसी दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं कि अगर हम वहाँ पे बॉडी जो होता मूव करने स्टार्ट कर जब वो फोर्स अप्लाई करने की पे उस फोर्स को वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है। अब देखिए, अब फ्रिक्शन फोर्स जो होता है तो देखिए पहले बार में हम क्या किए, इस पे धागा बांध करके इसको खींचे तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा आ गया 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ 10 न्यूटन आया, क्योंकि 10 न्यूटन लगाने पे बाद लगा कि ये बॉडी खींचेगी आगे की ओर, तो वो फोर्स जो होता है फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। अब उसके बाद इसके नीचे हम पॉलीथीन लगा दिए, इसके सरफेस के नीचे पॉलीथीन लगा दिए, तब इसको धागा पर के खींचेंगे, तब क्या अभी भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे जैसे इसके सरफेस के नीचे में पॉलीथीन लगा के इसको खींचेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका इस पे जो होता है कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स इस बार हो जाएगा क्या 5 न्यूटन, यानी बहुत कम फोर्स अप्लाई करके इसको हम खींच सकते हैं। ठीक है, इस बात से ये पता चलता है हमको कि ये देखिए पहले क्या था, पहले ये सरफेस रफ था तो इंटरलॉकिंग ज्यादा था तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहा था। अब हम क्या किए कि इसके ऊपर पॉलीथीन लगा दिए, पॉलीथीन लगाने से इसका नीचे का रफनेस कम हो गया,
तो उसके बाद इंटरलॉकिंग क्या हो गया, कम हो गया, और इस कारण जो होता है इसमें फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई हुआ। देखिए शुरुआत का क्या होगा, शुरुआत जब इसमें पॉलिथीन नहीं लगा हुआ था तो ये सरफेस इसका था और ईटा का सरफेस ये हो गया ऐसे था, और ये जो फ्लोर का सरफेस ऐसा था। इस केस पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगा आपको 10 न्यूटन। लेकिन जैसे ही इसके सरफेस के नीचे पॉलिथीन लगा दिया, अब इसके सरफेस के नीचे पॉलिथीन लगा दिए तो फ्रिक्शन जो आपको हो गया, ये जो आपको है ये बहुत कम रह गया। अगर इसके नीचे पॉलिथीन लगा देते हैं तो रफनेस खत्म नहीं होता है, कम होता है। तो पहले कंपेयर कम हो गया, फ्लोर का रफनेस तो वही रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इस केस में दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स घट के आपको 5 न्यूटन हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा सरफेस, दो सरफेस रफ होगा, इंटरलॉकिंग उतना ही ज्यादा होगा और वहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा। जबकि दो सरफेस के बीच में अगर रफनेस कम होगा तो इंटरलॉकिंग कम हुआ तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी कम अप्लाई होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ में एक्टिविटी 12.3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में अगले क्लास में आपको हम बताएंगे। अभी तो स्टार्ट किए हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन था। बहुत कुछ इसके बारे में बताना है जो आपकी क्लास में नहीं भी पढ़ना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। तो ये फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन, सेकेंड वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू।